यार, कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागने लगती है कि इंसान खुद की आवाज ही सुनना बंद कर देता है। आज हम बात करने वाले हैं ककोरो बाय बेथ कैम्पटन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां बाहर से सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर एक अजीब खालीपन, बेचैनी और डिस्कनेक्टेड फीलिंग बनी रहती है। सुबह फोन, दिन भर काम, रात तक थकान और फिर वही साइकिल रिपीट। बाहर से सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे टूट रहा होता है। बेथ कैम्पटन इसी इनविजिबल टूटन की बात करती हैं। वह कहती हैं कि मॉडर्न लाइफ ने इंसान को प्रोडक्टिव तो बना दिया लेकिन पीसफुल नहीं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। कई लोग आज जिंदा कम, ऑटोमेटेड ज्यादा हैं। ककोरो जापानी शब्द है। इसका मतलब सिर्फ हार्ट नहीं होता, यह दिल, दिमाग और आत्मा तीनों का कनेक्शन है, यानी वह जगह जहां आपकी असली फीलिंग्स रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज इंसान अपने ककोरो से कट चुका है। वह इतना बिजी है कि उसे खुद नहीं पता कि वह अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग फिजिकली नहीं थके हुए, इमोशनली सूखे हुए हैं। बेथ कहती हैं कि इंसान जब लगातार खुद को इग्नोर करता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे साइलेंट होने लगती है। शुरुआत में सिर्फ छोटी बेचैनी होती है, फिर इरिटेशन, फिर नमनेस, फिर एक दिन आदमी हर चीज करते हुए भी एम्प्टी महसूस करने लगता है। अब यह कहानी नहीं, यह शायद आपकी जिंदगी है। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के भी अंदर अजीब हैवीनेस रहती है। सब कुछ होते हुए भी खुशी फील नहीं होती। और फिर इंसान खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। एंडलेस स्क्रोलिंग, रैंडम वीडियोस, कांस्टेंट नॉइज, क्योंकि साइलेंस में उसे अपना खालीपन सुनाई देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह सच अनकंफर्टेबल है। बेथ कैम्पटन कहती हैं कि दुनिया हमें हर समय बाहर की तरफ धकेलती है। बेटर करियर, बेटर इमेज, बेटर लाइफस्टाइल, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं अंदर क्या चल रहा है। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर इंसान बाहर सब कुछ जीत भी ले लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड हो जाए तो वह धीरे धीरे खुद से अजनबी बनने लगता है। एक लाइन बेथ बहुत गहराई से समझाती हैं, यू कैन बी सराउंडेड बाय ब्यूटी एंड स्टिल फील लॉस्ट। इसका मतलब है कि बाहर की सुंदर चीजें भी उस इंसान को हील नहीं कर सकती जो अंदर से खुद से कट चुका हो। और शायद आपने भी यह फील किया होगा। अच्छी जगह गए, लोगों के बीच रहे, एंटरटेनमेंट किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही एम्प्टीनेस लौट आई। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी। बेथ कहती हैं कि इंसान अपने इमोशंस को महसूस करने से डरता है। वह सैडनेस को तुरंत हटाना चाहता है, लोनलीनेस को कवर करना चाहता है, पेन को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। लेकिन जापानीज फिलॉसफी कुछ अलग सिखाती है। वह कहती है, हर इमोशन को जगह दो, हर फीलिंग को सुनो, क्योंकि दबाया हुआ दर्द खत्म नहीं होता, वह अंदर शेप बदलकर एंग्जाइटी बन जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार आपकी एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं, आपकी इग्नोर्ड इमोशंस की आवाज होती है। आज लोग हर समय कनेक्टेड हैं फिर भी लोनली हैं, हर समय बिजी हैं फिर भी फुलफिल्ड नहीं। बेथ कहती हैं कि इसका रीजन सिंपल है, इंसान ने प्रेजेंस खो दी है। वह हर समय या तो पास्ट में है या फ्यूचर में, अभी में नहीं। और यही मॉडर्न लाइफ का साइलेंट पॉइजन है। खाना खाते समय फोन, चलते समय थॉट्स, सोते समय स्ट्रेस, जागते ही नोटिफिकेशंस। धीरे धीरे इंसान की आत्मा को ब्रीथ करने की जगह ही नहीं मिलती। अब आप सोच रहे होंगे तो सलूशन क्या है? यही किताब सबसे अलग हो जाती है। बेथ कोई लाउड मोटिवेशन नहीं देती, वह आपको धीरे चलना सिखाती हैं, महसूस करना सिखाती हैं। वह कहती हैं कि हीलिंग हमेशा नॉइज में नहीं मिलती, कई बार हीलिंग क्वाइट मोमेंट्स में मिलती है। सुबह की हवा में, अकेले चाय पीने में, बिना फोन के बैठने में, किसी पेड़ को ध्यान से देखने में। सुनने में छोटा लगता है ना? लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनका माइंड इतना ओवरस्टिम्युलेटेड हो चुका है कि शांति भी अनकंफर्टेबल लगती है। बेथ कहती हैं कि जब इंसान पहली बार सच में स्लो होता है तब उसे एहसास होता है कि वह कितने समय से खुद से भाग रहा था। और यही मोमेंट डेंजरस भी है, ब्यूटीफुल भी। डेंजरस इसलिए क्योंकि पहली बार आपको अपना सच दिखता है, ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि पहली बार हीलिंग शुरू होती है। अब यह सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं, सर्वाइवल की बात है। अगर इंसान लगातार खुद को इग्नोर करता रहेगा तो एक दिन उसका अंदर पूरी तरह ड्राई हो जाएगा। फिर अचीवमेंट्स भी एक्साइटमेंट नहीं देंगी, रिलेशनशिप्स भी कनेक्शन नहीं देंगे, लाइफ बस फंक्शन बनकर रह जाएगी। और शायद यही आज करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है। बेथ कहती हैं कि ककोरो का रास्ता परफेक्ट बनने का नहीं, अलाइव बनने का रास्ता है। फिर से महसूस करने का, फिर से वंडर फील करने का, फिर से अपनी इनर वॉइस सुनने का। लेकिन यहां सबसे बड़ा डर शुरू होता है। अगर इंसान सच में धीमा होकर अपने अंदर देखे तो उसे आखिर क्या दिखाई देगा? जब इंसान पहली बार सच में रुकता है तब उसे बाहर की दुनिया नहीं, अपना अंदरूनी शोर सुनाई देता है। और यही वह मोमेंट है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। बेथ कैम्पटन कहती हैं कि हम साइलेंस से इसलिए नहीं भागते
क्योंकि साइलेंस बुरा है। हम इसलिए भागते हैं क्योंकि साइलेंस हमें हमारा सच सुना देता है। सच बताऊं, कई लोग बिजी इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास बहुत काम है। वे बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि खाली बैठते ही अंदर का दर्द ऊपर आने लगता है। यही रीजन है कि मॉडर्न लाइफ डिस्ट्रैक्शन पर टिकी हुई है। हर खाली पल में फोन, हर ऑकवर्ड फीलिंग पर एंटरटेनमेंट, हर सैडनेस पर स्क्रोलिंग, क्योंकि इंसान को महसूस करना मुश्किल लगता है। लेकिन जापानीज फिलॉसफी एक अनकंफर्टेबल चीज सिखाती है, जो दर्द महसूस नहीं किया जाता वह कभी हील नहीं होता। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। लोग इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर रहे, सप्रेस कर रहे हैं। बेथ कहती हैं कि ककोरो का मतलब सिर्फ खुशी ढूंढना नहीं, इसका मतलब है अपने पूरे इमोशनल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करना, सैडनेस भी, लोनलीनेस भी, फियर भी, क्योंकि इंसान सिर्फ लाइट से नहीं बना, शैडोज से भी बना है। यह बात सुनना थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन शायद आप हमेशा स्ट्रांग दिखने की कोशिश में इमोशनली नम हो चुके हो। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग अब खुलकर हंस भी नहीं पाते, खुलकर रो भी नहीं पाते। अंदर सब दबा हुआ है क्योंकि दुनिया ने उन्हें सिखाया स्ट्रांग बनो। लेकिन बेथ कहती हैं कि असली स्ट्रेंथ इमोशंस दबाने में नहीं, उन्हें ऑनेस्टली महसूस करने में है। अब यह कहानी नहीं, यह आपकी डेली लाइफ हो सकती है। दिन भर आप फंक्शनल रहते हो, लोगों से बात करते हो, काम करते हो, स्माइल भी करते हो, लेकिन रात को अचानक एक एम्प्टीनेस फील होती है जिसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह पेन इनविजिबल है। कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं हुई, फिर भी अंदर सब हैवी लगता है। बेथ कहती हैं कि मॉडर्न सोसाइटी इंसान को ह्यूमन बीइंग नहीं, ह्यूमन डूइंग बना चुकी है। हर समय कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ प्रूव करना है, और इसी दौड़ में इंसान अपनी इनर लाइफ खो देता है। यह लाइन डेंजरस है। अगर आपकी पूरी वैल्यू सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर टिकी है तो एक दिन आप खुद को मशीन जैसा महसूस करने लगोगे। और शायद यही हो रहा है। आप खुद को रेस्ट देते हो, फिर गिल्ट होता है। कुछ समय अलोन रहते हो, फिर एंग्जाइटी होती है। फोन दूर रखते हो, फिर बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का एडिक्ट हो चुका है। बेथ कहती हैं कि ककोरो की जर्नी शुरू होती है अवेयरनेस से। पहले आपको नोटिस करना पड़ेगा कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग खुद से यह सवाल पूछते ही नहीं, मैं सच में कैसा हूं? और अगर कभी पूछते भी हैं तो आंसर आने से पहले खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई बार इंसान दुनिया से नहीं, खुद से डिस्कनेक्टेड होता है। यही रीजन है कि बाहर सब ठीक होने के बावजूद अंदर पीस नहीं मिलती। बेथ एक बहुत सुंदर जापानीज कॉन्सेप्ट समझाती है, मार। इसका मतलब होता है स्पेस पोर्स एम्प्टीनेस। जापानी कल्चर मानता है कि हर चीज के बीच खाली जगह जरूरी है। म्यूजिक में साइलेंस, आर्ट में एम्प्टीनेस, लाइफ में पॉजेज। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड एम्प्टीनेस से डरता है। उसे हर समय नॉइज चाहिए, हर समय कंटेंट चाहिए, हर समय एक्टिविटी चाहिए, और धीरे धीरे इंसान की सोल सफरकेट होने लगती है। अब ईमानदारी से बताइए, आप आखिरी बार कब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ चुप बैठकर अपने थॉट्स महसूस किए थे? यही सबसे अनकंफर्टेबल सवाल है, क्योंकि जैसे ही इंसान रुकता है उसे अपने अंदर की थकान दिखाई देने लगती है। वह रियलाइज करता है कि वह कितने समय से ऑटो पायलट पर जी रहा था। सुबह वही रूटीन, दिन भर वही स्ट्रेस, रात को वही एग्जॉस्शन, और फिर अगले दिन रिपीट। बेथ कहती हैं कि स्लो लिविंग का मतलब लेजी होना नहीं, इसका मतलब कॉन्शियस होना है। मतलब हर चीज को पूरी प्रेजेंस के साथ जीना। चाय पी रहे हो तो सच में टेस्ट फील करना, किसी इंसान से बात कर रहे हो तो पूरी अटेंशन देना, आसमान देख रहे हो तो सच में देखना। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि उनका अटेंशन हमेशा कहीं और होता है। बॉडी यहां, माइंड कहीं और यही डिस्कनेक्ट धीरे धीरे इमोशनल एम्प्टीनेस बन जाता है। बेथ कहती हैं कि नेचर इंसान को वापस उसके ककोरो से जोड़ सकती है। इसलिए जापानीज कल्चर में सीजन्स को इतना डीपली फील किया जाता है। बारिश सिर्फ मौसम नहीं, फीलिंग है। पतझड़ सिर्फ पेड़ों का बदलना नहीं, इम्परमानेंस की याद है। लेकिन मॉडर्न इंसान नेचर को भी कंटेंट की तरह कंज्यूम करता है। फोटो लिया, स्टोरी डाली, बस खत्म, फील कुछ नहीं किया। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। शायद आपने जिंदगी को जीने से ज्यादा डॉक्यूमेंट किया है, और यही रीजन है कि मेमोरीज हैं लेकिन डेप्थ नहीं। बेथ कहती हैं कि हीलिंग हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कई बार हीलिंग छोटे क्वाइट मोमेंट्स में होती है, किसी सुबह की हवा में, किसी पुराने गीत में, किसी जेन्युइन बातचीत में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा माइंड इतना लाउड हो चुका है कि वह सटल ब्यूटी नोटिस ही नहीं कर पाता। यही इंसान अंदर से सूखने लगता है, क्योंकि सोल को सिर्फ अचीवमेंट नहीं चाहिए, उसे ब्यूटी भी चाहिए, स्टिलनेस भी चाहिए, मीनिंग भी चाहिए। लेकिन अगर इंसान हर समय दौड़ता रहेगा तो वह इन चीजों को मिस करता रहेगा, और फिर एक दिन अचानक उसे महसूस होगा कि उसने सालों से सच में कुछ फील ही नहीं किया। बेथ कहती हैं कि ककोरो की जर्नी आसान नहीं है।
क्योंकि इसमें आपको दुनिया से पहले खुद का सामना करना पड़ता है, अपनी लोनलीनेस, अपने फियर, अपनी हिडन सैडनेस का। और यही वह जगह है जहां बहुत लोग वापस डिस्ट्रैक्शन में भाग जाते हैं। लेकिन अगर इंसान भागना बंद कर दे, अगर वह पहली बार ऑनेस्टली अपने इमोशंस के साथ बैठ जाए, तो फिर अंदर क्या बदलना शुरू होता है। जब इंसान पहली बार अपने इमोशंस के साथ चुपचाप बैठता है, तब शुरुआत में हीलिंग नहीं होती, शुरुआत में बेचैनी होती है। बेथ कैम्पटन कहती हैं कि हम इतने समय से नॉइज में जी रहे हैं कि साइलेंस हमें अजनबी लगने लगता है, जैसे कोई खाली कमरा जहां अचानक हमारी अपनी आवाज गूंजने लगती है। और सच बताऊं, यही वह मोमेंट है जहां बहुत लोग वापस भाग जाते हैं। वे फिर फोन उठा लेते हैं, म्यूजिक चला लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, कुछ भी, बस खुद के साथ अकेले न रहना पड़े। क्यों? क्योंकि अंदर दबा हुआ इमोशनल वेट ऊपर आने लगता है। वही सैडनेस जिसे सालों से इग्नोर किया था, वही डिसअपॉइंटमेंट जिसे चलो छोड़ो बोलकर दबा दिया था, वही लोनलीनेस जिसे बिजी रूटीन के पीछे छुपा दिया था। बेथ कहती हैं कि ककोरों की असली शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान भागना बंद करता है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन कई बार आपकी सबसे बड़ी थकान फिजिकल नहीं, इमोशनल बैकलॉग होती है। इतनी सारी अनफेल्ट फीलिंग्स अंदर जमा हो जाती हैं कि इंसान बिना वजह एग्जॉस्टेड रहने लगता है। उसे लगता है कि मुझ में एनर्जी ही नहीं बची। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ काम की नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि अंदर बहुत कुछ अनरिजॉल्व्ड पड़ा होता है। अब यह सिर्फ कहानी नहीं, यह शायद आपकी रियलिटी है। कितनी बार आपने खुद से कहा मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से आप ठीक नहीं थे। यही मॉडर्न सर्वाइवल पैटर्न बन चुका है। लोग फंक्शनल हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं, लोग स्माइलिंग हैं लेकिन पीसफुल नहीं, और धीरे धीरे इंसान अपनी रियल इमोशंस पहचानना भी भूल जाता है। बेथ एक बहुत डीप बात कहती हैं, वी कैनॉट हील व्हाट वी रिफ्यूज टू फील। मतलब जिस दर्द को आप महसूस ही नहीं होने देते, वह कभी हील नहीं होगा। वह बस शेप बदलता रहेगा, कभी एंग्जाइटी बनकर, कभी इरिटेशन बनकर, कभी नमनेस बनकर। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन सीधा दिल पर लगता है। शायद आपकी बेचैनी कोई वीकनेस नहीं, आपकी इग्नोर्ड इनर लाइफ की आवाज है। बेथ जापानीज कल्चर की एक खूबसूरत फिलॉसफी एक्सप्लेन करती हैं, मोनो नो अवेयर। इसका मतलब है चीजों की टेम्पररी नेचर को महसूस करना, यानी यह समझना कि हर खुशी, हर मौसम, हर रिश्ता एक दिन बदल जाएगा। पहली बार सुनने में यह सैड लगता है, लेकिन जापानीज लोग इसे सैडनेस नहीं मानते, वे इसे ब्यूटी मानते हैं। क्योंकि जब इंसान इम्परमानेंस एक्सेप्ट करता है, तभी वह मोमेंट्स को सच में फील करना शुरू करता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। हर चीज परमानेंट चाहिए, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट सक्सेस, परमानेंट सर्टेनिटी। और जब जिंदगी नेचुरली बदलती है तो इंसान टूट जाता है। बेथ कहती हैं कि सफरिंग का बड़ा रीजन चेंज नहीं, चेंज का रेजिस्टेंस है। अब ईमानदारी से सोचिए, आप अपनी जिंदगी में किस चीज को डेस्परेटली पकड़े हुए हो? कोई पुरानी आइडेंटिटी, कोई रिश्ता, कोई वर्जन ऑफ योरसेल्फ? क्योंकि कई बार पेन इसलिए नहीं होता कि चीजें बदल रही हैं, पेन इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें बदलने नहीं देना चाहते। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत लोग ग्रोथ नहीं चाहते, वे सिर्फ कंफर्ट चाहते हैं, और कंफर्ट धीरे धीरे सोल को नम कर देता है। बेथ कहती हैं कि ककोरों का रास्ता इंसान को सॉफ्टनेस की तरफ वापस ले जाता है, लेकिन मॉडर्न लाइफ सॉफ्टनेस को वीकनेस समझती है। इसलिए लोग इमोशनली हार्ड बन जाते हैं, वल्नरेबिलिटी हाइड करते हैं, टीयर्स रोकते हैं, डीप फीलिंग्स सप्रेस करते हैं, और फिर अंदर एक इनविजिबल लोनलीनेस पैदा होती है। क्योंकि जब इंसान अपनी रियल इमोशंस हाइड करता है, तब उसे कोई सच में जान ही नहीं पाता। अब यह कैरेक्टर नहीं, यह आपकी जिंदगी हो सकती है। आप लोगों के बीच होते हो, फिर भी अकेलापन फील होता है। कॉन्वर्सेशंस होती है लेकिन कनेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरफेस लेवल लाइफ सोल को सेटिस्फाई नहीं करती। बेथ कहती हैं कि इंसान को सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनियन चाहिए, यानी ऐसा कनेक्शन जहां उसे मास्क पहनने की जरूरत न पड़े। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड परफॉर्मेंस पर टिका है। हर कोई इमेज मैनेज कर रहा है, हर कोई स्ट्रांग दिखना चाहता है, हर कोई क्यूरेटेड वर्जन बन चुका है, और इसी प्रोसेस में ऑथेंटिसिटी खो रही है। यह लाइन डेंजरस है। अगर आप हमेशा परफॉर्म करते रहोगे तो एक दिन खुद भी भूल जाओगे कि असली आप कौन हो। यहीं इमोशनल एग्जॉस्शन शुरू होती है। बेथ कहती हैं कि इसलिए सॉलिट्यूड जरूरी है। अकेलापन नहीं, कॉन्शियस सॉलिट्यूड। वह समय जहां आप खुद को सुन सको, खुद को फील कर सको। लेकिन शुरुआत में सॉलिट्यूड स्कैरी लगता है, क्योंकि वहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई अपलॉज नहीं, कोई एस्केप नहीं, सिर्फ आप और आपकी इनर ट्रूथ। और शायद यही रीजन है कि लोग हर समय बिजी रहते हैं, क्योंकि स्टिलनेस में उन्हें अपना खोया हुआ सेल्फ दिखाई देने लगता है। बेथ नेचर की तरफ लौटने की बात करती हैं। वह कहती हैं कि इंसान जब धीरे धीरे सीजन्स ऑब्जर्व करता है, पेड़ों को बदलते देखता है, हवा महसूस करता है, तब उसे याद आता है कि जिंदगी फोर्स करने की चीज नहीं, फ्लो करने की चीज है।
लेकिन मॉडर्न इंसान फ्लो भूल चुका है। वह हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, हर चीज प्रिडिक्ट करना चाहता है, और यही कंट्रोल ऑब्सेशन एंग्जाइटी बन जाती है, क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आएगी। यह सुनना जरूरी है, पीस सर्टेनिटी से नहीं आती, पीस एक्सेप्टेंस से आती है। लेकिन एक्सेप्टेंस आसान नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी को बिना फाइट किए देखना, अपने पेन को भी, अपने एम्प्टीनेस को भी, अपने लोनलीनेस को भी। और यहीं से असली हीलिंग शुरू होती है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि उसे हर समय भागने की जरूरत नहीं, हर इमोशन एनिमी नहीं, हर साइलेंस डेंजरस नहीं, और पहली बार उसका ककोरो थोड़ा खुलने लगता है। लेकिन यहीं एक और अनकंफर्टेबल सवाल पैदा होता है। अगर इंसान इतने सालों से खुद से डिस्कनेक्टेड रहा हो, तो क्या सिर्फ स्लो होकर, फील करके और साइलेंस में बैठकर वह सच में खुद को वापस पा सकता है? बेथ केम्पटन कहती हैं कि खुद को वापस पाना कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक दिन अचानक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और सब क्लियर हो गया। नहीं, ककोरो की जर्नी बहुत क्वाइट होती है, इतनी क्वाइट कि मॉडर्न दुनिया उसे अक्सर नोटिस ही नहीं करती। हीलिंग धीरे धीरे होती है, छोटे मोमेंट्स में, छोटी अवेयरनेस में, छोटी ऑनेस्टी में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज इंसान सतल चीजों को महसूस करना भूल चुका है। उसे लाउड हैप्पीनेस चाहिए, बिग अचीवमेंट्स चाहिए, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और जब रियल हीलिंग इतनी धीमी निकलती है तो वह इम्पेशेंट हो जाता है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग इसलिए वापस पुराने पैटर्न्स में लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें स्लो प्रोग्रेस पर भरोसा नहीं होता। बेथ कहती हैं कि जापानीज कल्चर हमें एक ऐसी चीज सिखाता है जिसे मॉडर्न लाइफ ऑलमोस्ट भूल चुकी है, प्रेजेंस, यानी पूरी तरह इस पल में होना। लेकिन यह सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना डिफिकल्ट है, क्योंकि इंसान हर समय कहीं और है। बॉडी यहां, माइंड फ्यूचर में, हार्ट पास्ट में, और यही इंटरनल स्प्लिट उसे एग्जॉस्टेड कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार आप किसी खूबसूरत जगह पर होते हो, लेकिन माइंड फिर भी स्ट्रेस में होता है। किसी अपने इंसान के साथ बैठे होते हो, लेकिन अटेंशन फोन में होता है। खाना खा रहे होते हो, लेकिन अब टेस्ट फील ही नहीं होता। यही डिस्कनेक्टेड लिविंग है। और धीरे धीरे इंसान जिंदगी को जीना नहीं, बस क्रॉस करना शुरू कर देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने सालों से किसी चीज को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया। बेथ एक जापानीज आइडिया एक्सप्लेन करती हैं, इकिगो इकी। इसका मतलब है हर मोमेंट यूनिक है और वह दोबारा कभी एग्जैक्टली वैसे वापस नहीं आएगा। अब रुकिए, इस बात को सच में महसूस कीजिए। जो कॉन्वर्सेशन आज हुई, जो मौसम आज है, जो इंसान अभी आपके पास है, यह सब टेम्पररी है। और यह सुनकर अचानक दिल हैवी हो जाता है ना? लेकिन जापानीज विजडम कहती है कि इसी इम्परमानेंस में ब्यूटी है, क्योंकि जब इंसान समझता है कि हर चीज टेम्पररी है, तभी वह उसे पूरी प्रेजेंस से अप्रिशिएट करना शुरू करता है। लेकिन मॉडर्न इंसान हमेशा अगले मोमेंट में जी रहा है। यह खत्म हो जाए फिर खुश होंगे, यह टारगेट मिल जाए फिर पीस मिलेगी, यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर जिंदगी शुरू होगी, और इसी फिर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बेथ कहती हैं कि ककोरो हमें वापस अभी में लाता है, क्योंकि जिंदगी फ्यूचर में नहीं हो रही, अभी हो रही है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आप इतने समय से फ्यूचर चेस कर रहे हो कि प्रेजेंट खो चुके हो, और प्रेजेंट खोने का मतलब है जिंदगी खोना। अब यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं, इमोशनल सर्वाइवल है, क्योंकि जब इंसान हर समय फ्यूचर एंग्जाइटी में जीता है, उसका नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स नहीं करता। माइंड हमेशा अलर्ट रहता है, हमेशा नेक्स्ट प्रॉब्लम ढूंढता रहता है। धीरे धीरे इंसान को शांति अनकंफर्टेबल लगने लगती है। अगर सब शांत हो तो भी माइंड कुछ न कुछ टेंशन ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि कैओस उसकी हैबिट बन चुका है। बेथ कहती हैं कि इसलिए कॉन्शियस पॉजेज जरूरी हैं। छोटे मोमेंट्स जहां आप इंटेंशनली स्लो हों, डीप ब्रेथ लें, नेचर देखें, साइलेंस फील करें। सुनने में छोटी चीज लगती है, लेकिन यही छोटी चीजें धीरे धीरे ब्रोकन इनर वर्ल्ड को रिपेयर करती हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे हीलिंग को भी प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट बना देते हैं, फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, परफेक्ट रूटीन चाहते हैं। लेकिन ककोरो फोर्स नहीं किया जा सकता। वह ग्रो होता है जब इंसान खुद को थोड़ा सॉफ्टनेस देता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, शायद आप खुद के साथ बहुत कठोर हो चुके हो। हर समय सेल्फ क्रिटिसिज्म, हर समय कंपैरिजन, हर समय गिल्ट, और धीरे धीरे आपकी इनर वॉइस एनिमी बन गई। बेथ कहती हैं कि जिस तरह आप खुद से बात करते हो, वही आपकी इमोशनल रियलिटी बन जाती है। अगर आपकी इनर वॉइस हमेशा हार्श है, तो बाहर की अचीवमेंट्स भी आपको इंटरनली सेफ फील नहीं करा पाएंगी। अब ईमानदारी से सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त उसी टोन में आपसे बात करे जिस टोन में आप खुद से बात करते हो, तो क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? यही इंसान अचानक साइलेंट हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे रियलाइज होता है कि उसका सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप शायद खुद के साथ है। बेथ कहती हैं कि ककोरो की हीलिंग सेल्फ कंपैशन से शुरू होती है।
खुद को एक्सक्यूज देना नहीं, खुद को ह्यूमन मानना, यह समझना कि सैडनेस फेलियर नहीं, रेस्ट लेजीनेस नहीं, वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं। लेकिन मॉडर्न कल्चर ऑपोजिट सिखाती है, पुश हार्डर, बी स्ट्रॉन्गर, डोंट स्टॉप। और इसी प्रेशर में इंसान अपनी इमोशनल नीड्स इग्नोर करता रहता। फिर एक दिन बॉडी थक जाती है, माइंड बर्न आउट हो जाता है, सोल एम्प्टी फील करने लगती है, और तब उसे समझ आता है कि वह मशीन नहीं था, इंसान था। बेथ नेचर के सीजन्स की बात करती हैं। वह कहती हैं कि जैसे पेड़ हर मौसम में सेम नहीं रहते, वैसे इंसान भी हर समय इक्वली प्रोडक्टिव, हैप्पी या एनर्जेटिक नहीं रह सकता। कुछ फेजेस ब्लूमिंग के होते हैं, कुछ रेस्टिंग के, कुछ लेटिंग गो के। लेकिन इंसान खुद से इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस रखता है। हर दिन परफेक्ट होना है, हर समय मोटिवेटेड रहना है, हर समय स्ट्रांग दिखना है, और यही अनरियलिस्टिक प्रेशर उसे अंदर से तोड़ता है। यह सुनना जरूरी है, आपको हर समय ठीक होने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। क्योंकि हीलिंग परफेक्शन से नहीं, ट्रूथ से शुरू होती है। और शायद पहली बार आपको यह समझ आने लगा है कि ककोरो कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक रिलेशनशिप है, खुद के साथ, जिंदगी के साथ, हर उस इमोशन के साथ जिससे आप इतने समय से भागते रहे। लेकिन अगर इंसान सच में अपने अंदर की सॉफ्टनेस वापस पाले, तो क्या वह इस हार्श दुनिया में टूटे बिना जी पाएगा? बेथ कैम्पटन कहती हैं कि सॉफ्टनेस और वीकनेस एक चीज नहीं है, लेकिन मॉडर्न दुनिया ने दोनों को मिला दिया है। इसलिए आज लोग अपने दिल के चारों तरफ इनविजिबल दीवारें बना चुके हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे ज्यादा महसूस करेंगे, ज्यादा वल्नरेबल होंगे, ज्यादा जेंटल होंगे, तो दुनिया उन्हें तोड़ देगी। और सच बताऊं, बहुत लोग स्ट्रांग इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वे सच में स्ट्रांग हैं, वे स्ट्रांग इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे हर्ट होने से डरते हैं। यहीं से इमोशनल नमनेस शुरू होती है। पहले इंसान सिर्फ पेन अवॉइड करता है, फिर धीरे धीरे जॉय भी कम फील होने लगती है, फिर कनेक्शन भी शैलो हो जाता है, और एक दिन जिंदगी इमोशनली कललेस लगने लगती है। बेथ कहती हैं कि कौरो का मतलब है अपने हार्ट को फिर से अलाइव होने देना। लेकिन यह प्रोसेस आसान नहीं, क्योंकि अलाइव हार्ट सिर्फ खुशी नहीं फील करता, वह सैडनेस भी फील करता है, लॉस भी, लॉन्गिंग भी। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंसान इमोशंस कंट्रोल करना चाहता है, एक्सपीरियंस नहीं। उसे सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स चाहिए, बाकी सब हटाना है। लेकिन जापानीज विजडम कुछ और कहती है। वह कहती है कि जिंदगी की डेप्थ सिर्फ हैप्पीनेस से नहीं बनती, मेलंकॉली से भी बनती है। वही क्वाइट सैडनेस जो हमें ह्यूमन बनाती है। यह बात सुनना थोड़ा हैवी लगेगा, लेकिन शायद आपने अपने दर्द से भागते भागते अपनी सेंसिटिविटी भी खो दी है। बेथ एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हैं, वाबी सभी, यानी इम्परफेक्शन में ब्यूटी देखना, ब्रोकन चीजों में भी ग्रेस देखना, एजिंग में भी एलिगेंस देखना। लेकिन मॉडर्न कल्चर परफेक्शन का एडिक्ट है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट इमेज, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट हैप्पीनेस। और इसी ऑब्सेशन में इंसान अपनी रियल ह्यूमैनिटी से दूर होता जाता है। क्योंकि रियल लाइफ मैसी होती है, उसमें कंफ्यूजन होता है, अनसर्टेनिटी होती है, इमोशनल स्कार्स होते हैं, और यही चीजें इंसान को डेप्थ देती हैं। बेथ कहती हैं कि जब इंसान अपनी इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट करना शुरू करता है, तभी उसके अंदर पीस आने लगती है, क्योंकि तब उसे हर समय परफॉर्म नहीं करना पड़ता। अब यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं, इमोशनल फ्रीडम है। कितना एग्जॉस्टिंग होता है हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश करना, हर समय स्ट्रांग बने रहना, हर समय स्माइल मेंटेन करना। धीरे धीरे इंसान खुद से भी दूर हो जाता है, और यही रीजन है कि बहुत लोग अकेले में कलैप्स कर जाते हैं। बाहर दुनिया उन्हें फाइन देखती है, अंदर वे क्वाइटली टूट रहे होते हैं। बेथ कहती हैं कि जापानीज कल्चर सैडनेस को एनिमी की तरह नहीं देखता। वहां लोग जानते हैं कि कुछ फीलिंग्स को बस क्वाइटली फील करना होता है, उन्हें तुरंत फिक्स करने की जरूरत नहीं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हर इमोशन को प्रॉब्लम बना देता है। सैड हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, लोनली हो, बिजी हो जाओ, कंफ्यूज्ड हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। और इसी प्रोसेस में इंसान अपने इनर वर्ल्ड को सुनना बंद कर देता है। यह लाइन डेंजरस है। अगर आप हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से भागते रहोगे, तो एक दिन खुद से भी भागने लगोगे। अब ईमानदारी से सोचिए, आप आखिरी बार कब बिना खुद को जज किए रोए थे? कब बिना गिल्ट के रेस्ट किया था? कब बिना डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने साथ बैठे थे? यही सवाल ककोरो बार बार पूछती है, क्योंकि हीलिंग इन्फॉर्मेशन से नहीं, ऑनेस्टी से आती है। बेथ कहती हैं कि सॉफ्टनेस का मतलब बाउंड्रीज खो देना नहीं, इसका मतलब है अपने हार्ट को इतना बंद न कर देना कि जिंदगी की ब्यूटी अंदर आ ही न सके। और शायद यही आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग पेन अवॉइड करते करते वंडर भी लूज कर चुके हैं। उन्हें सनसेट इंप्रेस नहीं करता, बारिश फील नहीं होती, क्वाइट मोमेंट्स अनकंफर्टेबल लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम लगातार ओवर स्टिम्युलेटेड है। हर समय कंटेंट, हर समय स्पीड, हर समय कंपैरिजन, और सोल धीरे धीरे नम। बेथ नेचर की तरफ लौटने की बात इसलिए करती हैं क्योंकि नेचर इंसान को फिर से रिदम सिखाती है। पेड़ जल्दी नहीं करते, मौसम फोर्स नहीं होते, फूल कंपैरिजन में नहीं खिलते, लेकिन इंसान हर समय दौड़ रहा है,
हर समय खुद को मेजर कर रहा है, हर समय लेट फील कर रहा है, और यही कांस्टेंट प्रेशर इनर पीस को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ सक्सेस नहीं, लैक ऑफ स्लोनेस है, क्योंकि स्लो हुए बिना इंसान खुद को सुन ही नहीं सकता। बेथ कहती हैं कि जब आप धीरे होते हो तब छोटी चीज वापस दिखाई देने लगती हैं। किसी की आवाज में वार्मथ, हवा की स्मेल, चाय की गर्माहट, किसी पुराने गाने से जुड़ी मेमोरी, और अचानक इंसान रियलाइज करता है जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं थी, वह मोमेंट्स की फीलिंग भी थी। यहीं ककोरो खुलना शुरू होता है। धीरे धीरे इंसान खुद को परमिशन देता है हर समय प्रोडक्टिव न होने की, हर समय परफेक्ट न होने की, हर समय ओके न होने की, और यही परमिशन हीलिंग बन जाती है। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। अगर इंसान सच में अपनी सॉफ्टनेस वापस पा ले, तो क्या वह इस फास्ट, लाउड और इमोशनली कोल्ड दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा, या फिर दुनिया उसे फिर से हार्ड बनने पर मजबूर कर देगी? बेथ कैम्पटन कहती हैं कि दुनिया हमेशा आपको हार्ड बनने के लिए पुश करेगी, क्योंकि हार्ड लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं। वे इमोशंस हाइड कर लेते हैं, जल्दी टूटते नहीं दिखते, लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर कई बार वे पूरी तरह डिस्कनेक्टेड होते हैं। और यही मॉडर्न लाइफ का सबसे साइलेंट डेंजर है। इंसान फंक्शनल तो रहता है, लेकिन अलाइव नहीं रहता। सच बताऊं, आज बहुत लोग रो नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने फील करना ही बंद कर दिया है। वे इतने लंबे समय से सर्वाइवल मोड में हैं कि सॉफ्टनेस उन्हें अनसेफ लगती है। अगर कोई जेन्युइनली प्यार दिखाए तो ऑकवर्ड महसूस होता है। अगर कुछ बहुत ब्यूटीफुल हो तो माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि हार्ट ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल्स बना ली हैं। बेथ कहती हैं कि ककोरो उन वॉल्स को धीरे धीरे डिसॉल्व करने की जर्नी है, लेकिन यह आसान नहीं, क्योंकि वॉल्स सिर्फ पेन को बाहर नहीं रखती, वे ब्यूटी को भी अंदर आने से रोक देती हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन बहुत पर्सनल हो जाता है। शायद आपने खुद को इतना प्रोटेक्ट किया कि अब कनेक्शन फील करना भी मुश्किल हो गया। बेथ एक जापानीज कॉन्सेप्ट की बात करती हैं, यूजन। इसका मतलब है ऐसी गहरी ब्यूटी जिसे वर्ड्स में पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे बारिश के बाद की शांति, जैसे दूर पहाड़ों को देखते समय अचानक दिल में उठती सॉफ्टनेस, जैसे किसी पुराने पल की क्वाइट मेमोरी। जापानीज कल्चर इन सटल इमोशंस को बहुत वैल्यू देता है, लेकिन मॉडर्न दुनिया वह सटलती को क्रश कर देती है। हर चीज लाउड होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, इंस्टेंट होनी चाहिए, और इसी स्पीड में इंसान की सेंसिटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब ईमानदारी से सोचिए, आप आखिरी बार कब किसी चीज को बिना जल्दी किए महसूस कर पाए थे? क्योंकि शायद यही मिसिंग है। बेथ कहती हैं कि ककोरो का रास्ता इंसान को वापस सेंसिटिविटी की तरफ ले जाता है, लेकिन सेंसिटिविटी वीकनेस नहीं, सेंसिटिविटी अवेयरनेस है, प्रेजेंस है, डीपली अलाइव होने की निशानी है। ये बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन कई लोग स्ट्रांग नहीं बने, वे बस इमोशनली बंद हो गए। और इमोशनली बंद इंसान धीरे धीरे लाइफ की ब्यूटी मिस करने लगता है। उसे हर चीज डल लगती है, हर दिन सेम लगता है, हर खुशी टेम्पररी लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर कनेक्शन टूट चुका है। बेथ कहती हैं कि इसलिए छोटे रिचुअल्स जरूरी हैं। सुबह क्वाइटली चाय पीना, वॉक पर जाना, जर्नलिंग करना, नेचर देखना, ये छोटी चीजें ट्रिवियल नहीं है, यही सोल को वापस ग्राउंड करती हैं। लेकिन मॉडर्न माइंड इन्हें वेस्ट ऑफ टाइम मानता है, क्योंकि उसे सिर्फ विजिबल रिजल्ट्स चाहिए। यही प्रॉब्लम है। आज इंसान उन चीजों को वैल्यू ही नहीं देता जो तुरंत मेजरेबल नहीं है। इनर पीस मेजरेबल नहीं, स्टिलनेस मेजरेबल नहीं, इमोशनल डेप्थ मेजरेबल नहीं, लेकिन इनके बिना जिंदगी हॉलो हो जाती है। अब यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं, नर्वस सिस्टम की बात है। बेथ कहती हैं कि जब इंसान लगातार हरी में जीता है तो उसका बॉडी परमानेंटली स्ट्रेस मोड में चला जाता है। फिर इवन जब कोई डेंजर नहीं होता तब भी अंदर बेचैनी रहती है, और धीरे धीरे इंसान को लगता है यही नॉर्मल है। सुबह उठते ही टेंशन, दिन भर मेंटल नॉइज, रात को एग्जॉस्शन, फिर रिपीट। यही मॉडर्न सफरिंग है। और सबसे डेंजरस बात, लोग इसे एडल्ट लाइफ मानकर एक्सेप्ट कर चुके हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। अगर आपकी जिंदगी में कभी साइलेंस नहीं है तो शायद आपकी आत्मा लगातार मदद मांग रही है। बेथ कहती हैं कि जापानीज विजडम हमें एम्प्टीनेस से डरना नहीं, उसे अप्रिशिएट करना सिखाती है। जैसे एक खाली कमरा, एक पॉज, एक डीप ब्रेथ, क्योंकि एम्प्टीनेस एब्सेंस नहीं, स्पेस है। लेकिन मॉडर्न कल्चर हर खाली जगह भर देना चाहता है। फ्री टाइम मिला, फोन उठाओ, माइंड टायर्ड है, कंटेंट देखो, सैड हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। और इसी कांस्टेंट स्टिम्युलेशन में इंसान खुद की इनर वॉइस खो देता है। अब यह कैरेक्टर नहीं, यह शायद आपकी रियलिटी है। आप अकेले होते हो फिर भी माइंड शांत नहीं होता, कोई काम नहीं होता फिर भी बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम रेस्ट करना भूल चुका है। बेथ कहती हैं कि हीलिंग का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, हीलिंग का मतलब है अपने बॉडी और सोल को यह फील कराना कि अब उन्हें हर समय सर्वाइव नहीं करना,
और यह फीलिंग रेयर होती जा रही है क्योंकि दुनिया कॉन्स्टेंटली कंपेयर करा रही है, कॉन्स्टेंटली रश करा रही है, कॉन्स्टेंटली यह फील करा रही है कि तुम पीछे हो। और कंपैरिजन इंसान के ककौरों को धीरे धीरे पॉइजन कर देता है, क्योंकि कंपैरिजन में ग्रैटिट्यूड मर जाती। फिर इंसान अपनी जिंदगी फील नहीं करता, बस दूसरों की जिंदगी मेजर करता रहता है। यही इनर पीस टूटती है। बेथ कहती हैं कि ककौरों वापस पाने के लिए आपको अपनी अटेंशन रिक्लेम करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां आपकी अटेंशन जाती है वहीं आपकी इमोशनल एनर्जी जाती है। अगर अटेंशन हमेशा फियर पर है तो एंग्जाइटी बढ़ेगी। अगर अटेंशन हमेशा दूसरों की लाइफ पर है तो डिसैटिस्फैक्शन बढ़ेगी। अगर अटेंशन कभी अपने हार्ट पर ही नहीं गई तो एम्प्टीनेस बढ़ेगी। यह सुनना जरूरी है, आपकी जिंदगी सिर्फ आपके डिसीजंस से नहीं, आपके अटेंशन पैटर्न्स से भी बन रही है। और शायद पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ स्ट्रेस नहीं, डिस्कनेक्शन है। लेकिन अगर इंसान धीरे धीरे फिर से अपने ककौरों से जुड़ने लगे तो क्या वह इस दुनिया की स्पीड और प्रेशर के बीच अपनी इनर पीस बचा पाएगा? बेथ कैम्पटन कहती हैं कि इनर पीस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार पा लिया और फिर हमेशा के लिए सब ठीक हो गया। नहीं, इनर पीस एक प्रैक्टिस है, एक रिलेशनशिप है, हर दिन वापस लौटने वाली जगह है। क्योंकि दुनिया लगातार आपका ध्यान खींचेगी, लगातार आपको जल्दी में धकेलेगी, लगातार यह महसूस कराएगी कि आप पीछे रह रहे हो। और सच बताऊं, अगर इंसान कॉन्शियसली खुद को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो मॉडर्न लाइफ धीरे धीरे उसके ककौरों को खा जाएगी। यही रीजन है कि बेथ बाउंड्रीज की बात करती हैं। लेकिन यहां बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ लोगों से दूरी नहीं, इसका मतलब है अपने अटेंशन की रक्षा करना, अपनी एनर्जी की रक्षा करना, अपनी सॉफ्टनेस की रक्षा करना। क्योंकि आज की दुनिया आपका फोकस खरीदना चाहती है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर एंडलेस स्क्रॉल, सब आपका अटेंशन कंज्यूम कर रहे हैं। और जहां अटेंशन चला गया वहीं लाइफ चली गई। यह लाइन डेंजरस है। डिस्ट्रैक्टेड इंसान कभी डीपली अलाइव फील नहीं कर सकता, क्योंकि डेप्थ के लिए प्रेजेंस चाहिए और प्रेजेंस के लिए साइलेंस चाहिए। लेकिन साइलेंस अब रेयर हो चुका है। आपने नोटिस किया होगा, आज लोग किसी भी खाली पल में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लिफ्ट में खड़े हैं फोन, खाना खा रहे हैं फोन, सोने से पहले फोन, जैसे इंसान अपने ही माइंड के साथ अकेला नहीं रह पा रहा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें रियलाइज होता है कि उनका सबसे बड़ा एडिक्शन शायद सोशल मीडिया नहीं, एस्केप है। एस्केप फ्रॉम साइलेंस, एस्केप फ्रॉम फीलिंग्स, एस्केप फ्रॉम देमसेल्व्स। बेथ कहती हैं कि ककौरों की हीलिंग तभी शुरू होती है जब इंसान एस्केप करना बंद करता है, जब वह पहली बार खुद को पूरी ऑनेस्टी से महसूस करने देता है। लेकिन ऑनेस्टी पेनफुल होती है, क्योंकि तब आपको दिखने लगता है कि आप कितने समय से इमोशनली एग्जॉस्टेड थे, कितने समय से खुद को फोर्स कर रहे थे, कितने समय से मैं ठीक हूं का मास्क पहने हुए थे। और शायद यही मास्क सबसे भारी था। बेथ एक ब्यूटीफुल जापानीज आइडिया एक्सप्लेन करती हैं, नगोरी, यानी किसी चीज के चले जाने के बाद उसकी लिंगरिंग फीलिंग, जैसे बारिश रुकने के बाद मिट्टी की खुशबू, जैसे किसी इंसान के जाने के बाद कमरे में बची उसकी प्रेजेंस। जापानीज कल्चर इन फीलिंग्स को पुश अवे नहीं करता, वह उन्हें क्वाइटली ऑनर करता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड लॉस को जल्दी भूलना चाहता है। मूव ऑन, स्टे स्ट्रांग, डोंट थिंक टू मच। और इसी जल्दी में इंसान अपने ग्रीफ को प्रॉपर्ली फील ही नहीं कर पाता। फिर वही ग्रीफ अंदर जमा हो जाती है, एंग्जाइटी बनकर, लोनलीनेस बनकर, नमनेस बनकर। यह सुनना थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन कई बार इंसान सैड इसलिए नहीं रहता क्योंकि जिंदगी खराब है, वह सैड इसलिए रहता है क्योंकि उसने अपने दर्द को कभी पूरा महसूस ही नहीं किया। बेथ कहती हैं कि ककौरों सॉफ्टनेस और करेज दोनों मांगता है। सॉफ्टनेस फील करने के लिए, करेज ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए। और ट्रूथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। कभी कभी ट्रूथ यह होता है कि आप बहुत थक चुके हो, कभी यह कि आप गलत जिंदगी जी रहे हो, कभी यह कि आप इतने समय से खुद को इग्नोर कर रहे थे कि अब अपनी ओन नीड्स भी समझ नहीं पा रहे। यही इमोशनल अवेकनिंग शुरू होती है। अब यह कहानी नहीं, यह शायद आपकी जिंदगी है। आप बाहर सब मैनेज कर रहे हो, लेकिन अंदर क्वाइटली टूट रहे हो। और सबसे पेनफुल बात, कोई नोटिस भी नहीं कर रहा, क्योंकि मॉडर्न दुनिया फंक्शनिंग को हेल्थ समझ लेती है। अगर आप काम कर पा रहे हो, स्माइल कर पा रहे हो, तो लोग मान लेते हैं सब ठीक है। लेकिन बेथ कहती हैं कि फंक्शनिंग और फ्लरिशिंग अलग चीजें हैं। कई लोग फंक्शनल हैं, लेकिन भीतर से सूखे हुए हैं। यही रीजन है कि छोटी चीजें इतनी जरूरी हो जाती हैं। एक स्लो मॉर्निंग, किसी अपने इंसान के साथ जेन्युइन कॉन्वर्सेशन, बिना गिल्ट के रेस्ट, नेचर के बीच साइलेंस। क्योंकि सोल को सिर्फ सर्वाइवल नहीं चाहिए, उसे नरिशमेंट चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इंसान खुद को नरिश करना भूल चुका है। वह सिर्फ पुश करना जानता है, और पुश करते करते एक दिन अंदर से कलैप्स हो जाता है। बेथ कहती हैं कि जापानीज विजडम हमें सीजन्स की तरह जीना सिखाती है। हर फेज का सम्मान करना, हर इमोशन को जगह देना, हर एंडिंग को भी लाइफ का हिस्सा मानना। लेकिन मॉडर्न कल्चर हर समय समर चाहता है,
हर समय ग्रोथ, हर समय हैप्पीनेस, हर समय प्रोडक्टिविटी। और यही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इंसान को इंटरनली गिल्टी बना देती है। अगर आज एनर्जी लो है गिल्ट, अगर सैड हो गिल्ट, अगर रेस्ट चाहिए गिल्ट। धीरे धीरे इंसान खुद के अगेंस्ट जीने लगता है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, शायद आपकी सबसे बड़ी थकान काम से नहीं, खुद से लड़ते रहने से है। बेथ कहती हैं कि ककोरो वापस पाने का मतलब है अपने इनर रिदम को फिर से सुनना, यह समझना कि हर दिन सेम नहीं होगा, हर सीजन सेम नहीं होगा, और यह ठीक है। लेकिन मॉडर्न माइंड कंट्रोल चाहता है, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है, और जिंदगी फ्लो है, कंट्रोल नहीं। यहीं एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है। एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं, एक्सेप्टेंस रियलिटी के साथ कोऑपरेशन है। और जब इंसान पहली बार जिंदगी से लड़ना थोड़ा कम कर देता है, तब अंदर एक नई सॉफ्टनेस पैदा होती है, एक क्वाइट पीस, एक हल्की वार्मथ। लेकिन यहीं एक और अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर इंसान फाइनली अपने अंदर की शांति महसूस करने लगे, तो क्या वह फिर भी इस दुनिया की दौड़ में हिस्सा लेना चाहेगा, या उसे एहसास होने लगेगा कि वह इतने समय से जिस चीज के पीछे भाग रहा था, वह कभी असली खुशी थी ही नहीं। बेथ कैम्पटन कहती हैं कि एक समय ऐसा आता है जब इंसान अचानक रुककर खुद से पूछता है, मैं आखिर भाग किस चीज के पीछे रहा था। और यही सवाल बहुत डेंजरस है, क्योंकि कई बार आंसर पैसा नहीं होता, सक्सेस नहीं होता, बल्कि वैलिडेशन होता है, दूसरों की नजरों में वैल्यूएबल महसूस करने की भूख। सच बताऊं, बहुत लोग अपने ड्रीम्स नहीं जी रहे, वे सिर्फ अप्रूवल चेस कर रहे हैं। और अप्रूवल की प्रॉब्लम यह है कि वह कभी इनफ नहीं होता। थोड़ी तारीफ मिली, अच्छा लगा, फिर और चाहिए, फिर कंपैरिजन शुरू, फिर इनसिक्योरिटी, और धीरे धीरे इंसान की पूरी इमोशनल स्टेट बाहर के रिएक्शंस पर डिपेंड करने लगती है। यहीं ककोरो टूटने लगता है, क्योंकि हार्ट को पीस चाहिए, लेकिन ईगो को अपलॉज चाहिए। और मॉडर्न दुनिया ईगो को लगातार फीड कर रही है। लाइक्स, व्यूज, स्टेटस, इमेज, हर समय यह प्रेशर कि तुम्हें कुछ बनकर दिखाना है। लेकिन बेथ पूछती हैं, अगर कोई देख ही न रहा हो, तो क्या तुम फिर भी वही जिंदगी चुनोगे? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन अंदर तक हिला देता है, क्योंकि पहली बार इंसान रियलाइज करता है कि उसके बहुत सारे चॉइसेस उसके अपने थे ही नहीं। करियर, लाइफस्टाइल, गोल्स, इवन हैप्पीनेस की डेफिनेशन सब कहीं ना कहीं बोरोड थे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रियलाइजेशन ईगो को तोड़ देता है। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनाई हो, तो फिर असली आप कहां हो? बेथ कहती हैं कि ककोरो की जर्नी धीरे धीरे इंसान को वापस ऑथेंटिसिटी की तरफ लाती है। लेकिन ऑथेंटिसिटी आसान नहीं होती, क्योंकि ऑथेंटिक होने का मतलब है मास्क उतारना, और मास्क सुरक्षा देता है। अगर आप हमेशा स्ट्रांग दिखते रहे हो, तो सॉफ्टनेस दिखाना स्कैरी लगेगा। अगर हमेशा बिजी रहे हो, तो स्लो होना गिल्ट देगा। अगर हमेशा दूसरों को खुश करते रहे हो, तो बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश लगेगा। और यही रीजन है कि बहुत लोग अपनी असली जरूरतें पहचान ही नहीं पाते। उन्होंने सालों तक खुद को इतना सप्रेस किया होता है कि उनकी ओन वॉइस ऑलमोस्ट साइलेंट हो चुकी होती है। बेथ कहती हैं कि इसलिए लिसनिंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को सुनना। बॉडी क्या कह रही है, हार्ट क्या फील कर रहा है, सोल किस चीज के लिए थर्स्टी है। ये बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आप इतने समय से दूसरों की आवाजें सुन रहे हो कि अपनी इनर वॉइस भूल चुके हो। और यही मॉडर्न सफरिंग का कोर है। लोग इन्फॉर्म्ड है, लेकिन कनेक्टेड नहीं। सब जानते हैं क्या ट्रेंडिंग है, लेकिन यह नहीं जानते कि उनका हार्ट किस चीज के लिए रो रहा है। बेथ जापानीज टी सेरेमोनी का एग्जाम्पल देती हैं। बाहर से देखने पर वह सिर्फ चाय बनाना लगता है, लेकिन असल में वह प्रेजेंस की प्रैक्टिस है। हर छोटी मूवमेंट अवेयरनेस के साथ, हर मोमेंट रिस्पेक्ट के साथ। और यहीं एक डीप ट्रूथ छुपा है। जब इंसान कॉन्शियसली छोटी चीजें करने लगता है, तब उसकी पूरी जिंदगी की क्वालिटी बदलने लगती है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड स्पीड वर्शिप करता है। फास्ट फूड, फास्ट कंटेंट, फास्ट सक्सेस, फास्ट हीलिंग, और इसी हरी में इंसान डेप्थ खो देता है। अब यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं, इमोशनल रियलिटी है। कितनी बार आपने किसी मोमेंट को जल्दी क्रॉस किया सिर्फ इसलिए क्योंकि माइंड कहीं और था, और फिर बाद में रियलाइज हुआ कि वही छोटा मोमेंट एक्चुअली ब्यूटीफुल था। बेथ कहती हैं कि ककोरो हमें ऑर्डिनरी लाइफ की हिडन ब्यूटी वापस दिखाता है। सुबह की लाइट, किसी की जेन्युइन मुस्कान, हवा की आवाज, अकेले बैठने की शांति। लेकिन ओवरस्टिम्युलेटेड माइंड इन चीजों को नोटिस ही नहीं कर पाता। उसे हर समय एक्साइटमेंट चाहिए, और एक्साइटमेंट की एडिक्शन डेंजरस है, क्योंकि फिर नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। यही रीजन है कि लोग कॉन्स्टेंटली डोपामिन चेस करते हैं, कुछ नया, कुछ लाउड, कुछ इंटेंस। लेकिन हार्ट इंटेंसिटी से नहीं, इंटीमेसी से हील होता है। यह लाइन डेंजरस है। अगर आपका नर्वस सिस्टम हर समय स्टिम्युलेशन का एडिक्ट हो जाए, तो पीस भी बोरिंग लगने लगती है। और शायद यही आज हो रहा है। लोग क्वाइट मोमेंट्स टॉलरेट नहीं कर पा रहे। साइलेंस अनकंफर्टेबल है, स्टिलनेस ऑकवर्ड है। क्यों? क्योंकि स्टिलनेस में इमोशंस ऊपर आने लगते हैं, और इमोशंस का सामना करना डिफिकल्ट है।
बेथ कहती हैं कि ककोरो हमें फिर से फील करना सिखाता है, सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी, ग्रीफ भी, वंडर भी, लॉन्गिंग भी, ग्रैटिट्यूड भी। क्योंकि इंसान कोई प्रोडक्टिविटी मशीन नहीं, वह इमोशनल बीइंग है। लेकिन मॉडर्न लाइफ इमोशंस को इनकन्वीनियंस की तरह ट्रीट करती है। डोंट बी टू सेंसिटिव, मूव ऑन, स्टे पॉजिटिव। और इसी प्रेशर में इंसान अपने हार्ट को धीरे धीरे बंद कर देता है। फिर एक दिन अचीवमेंट्स होने के बाद भी एम्पटीनेस रहती है। क्यों? क्योंकि सोल को सिर्फ सक्सेस नहीं चाहिए, उसे सिंसेरिटी चाहिए। बेथ कहती हैं कि सिंसेरिटी का मतलब है अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जीना, अपने मोमेंट्स को फुली फील करना, अपने रिलेशनशिप्स को प्रेजेंस देना। लेकिन इसके लिए एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है, स्पीड छोड़नी पड़ती है। और मॉडर्न इंसान स्पीड छोड़ने से डरता है, क्योंकि स्लो होते ही उसे अपना अंदर दिखाई देने लगता है। वही अनरिजॉल्व्ड सैडनेस, वही हिडन लोनलीनेस, वही एग्जॉस्शन जिसे वह इतने समय से इग्नोर कर रहा था। यह सुनना जरूरी है। कभी कभी हीलिंग का पहला स्टेप स्ट्रॉन्गर बनना नहीं, रुकना होता है। लेकिन अगर इंसान सच में रुक जाए, अगर वह फाइनली अपने हार्ट की आवाज सुनने लगे, तो क्या उसे एहसास होगा कि उसकी पूरी जिंदगी की प्रायोरिटीज ही गलत थीं। बेथ कैम्पटन कहती हैं कि जब इंसान सच में अपने हार्ट की आवाज सुनना शुरू करता है, तब बहुत सारी चीजें अचानक मीनिंगलेस लगने लगती हैं। वही दौड़, वही कंपैरिजन, वही एंडलेस प्रेशर जिनके पीछे वह सालों से भाग रहा था। और यही मोमेंट बहुत अनसेटलिंग होता है, क्योंकि पहली बार इंसान समझता है कि शायद उसने अपनी जिंदगी उन चीजों के लिए खर्च कर दी जिनसे उसकी आत्मा कभी भर ही नहीं सकती। सच बताऊं, कई लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी एम्प्टी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने रास्ते में खुद को खो दिया होता है। उन्होंने पैसा कमाया लेकिन पीस खो दी, उन्होंने इमेज बनाई लेकिन इंटीमेसी खो दी, उन्होंने सबको इंप्रेस किया लेकिन खुद से कनेक्शन खो दिया। और यही ककोरो का सबसे पेनफुल रियलाइजेशन है। बेथ कहती हैं कि मॉडर्न कल्चर इंसान को कॉन्स्टेंटली यह फील कराता है कि तुम अभी इनफ नहीं हो, इसलिए वह हर समय कुछ बनने की कोशिश में रहता है। बेटर दिखना है, बेटर अचीव करना है, बेटर परफॉर्म करना है। लेकिन यह रेस खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी जड़ इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी को कोई अचीवमेंट परमानेंटली शांत नहीं कर सकती। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें महसूस होता है कि उनकी पूरी जिंदगी शायद प्रूविंग मोड में चली गई थी। हर समय कुछ साबित करना, हर समय खुद को जस्टिफाई करना, हर समय दूसरों की नजरों में वैल्यूएबल दिखना। और इसी प्रोसेस में इंसान फॉरगेट कर देता है कि सिंपली एग्जिस्ट करना भी इनफ हो सकता है। यह बात सुनना आसान नहीं, क्योंकि मॉडर्न दुनिया वैल्यू को प्रोडक्टिविटी से मेजर करती है। अगर आप बिजी हो, वैल्यूएबल हो, अगर प्रोडक्टिव हो, इंपॉर्टेंट हो। लेकिन बेथ पूछती हैं, अगर आप कुछ न कर रहे हो, तब क्या आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है? यही सवाल अंदर तक चुभता है, क्योंकि बहुत लोगों की सेल्फ वर्थ अचीवमेंट पर टिकी हुई है। अगर सक्सेस मिली, अच्छा फील, अगर फेलियर मिला, वर्थलेस फील। और ऐसी जिंदगी इमोशनली बहुत फ्राजाइल बन जाती है। अब यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं, डेली इमोशनल सफरिंग है, क्योंकि जब आपकी वर्थ बाहरी चीजों पर डिपेंड करती है, तो आपका पीस भी अनस्टेबल हो जाता है। बेथ कहती हैं कि ककोरो इंसान को धीरे धीरे अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ ले जाता है। लेकिन यह जर्नी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें बचपन से कंडीशन किया गया है कि अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तभी प्यार मिलेगा, तभी रिस्पेक्ट मिलेगा। और यही हिडन वुंड अडल्टहुड तक साथ रहती है। फिर इंसान हर जगह अप्रूवल ढूंढता है, काम में, रिलेशनशिप्स में, सोशल मीडिया में, लेकिन अंदर का एम्प्टीनेस वहीं रहता है। ये लाइन डेंजरस है। अगर आप खुद को सिर्फ तब वर्थी फील करते हो जब लोग आपको वैलिडेट करें, तो आपका ककोरो हमेशा इनसिक्योर रहेगा। बेथ जापानीज कल्चर में इनफनेस की फीलिंग की बात करती हैं, यानी यह समझना कि जिंदगी सिर्फ ज्यादा पाने की रेस नहीं, गहराई से जीने की कला भी है। लेकिन मॉडर्न इंसान हर समय मोर चाहता है, मोर मनी, मोर सक्सेस, मोर अटेंशन। और मोर की यह हंगा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रॉब्लम चीजों की कमी नहीं, इनर स्टिलनेस की कमी होती है। अब ईमानदारी से सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में अचानक कोई कंपैरिजन न रहे, कोई ऑडियंस न रहे, तो क्या आप अपनी करंट लाइफ से जेन्युइनली खुश होंगे? यही सवाल बहुत लोगों को साइलेंट कर देता है, क्योंकि आंसर अनकंफर्टेबल होता है। बेथ कहती हैं कि ककोरो हमें फिर से सिंप्लिसिटी की तरफ बुलाता है। लेकिन सिंप्लिसिटी बोरिंग नहीं होती, सिंप्लिसिटी अलाइव होती है, उसमें ऑथेंटिसिटी होती है, उसमें अननेसेसरी नॉइज कम होता है। लेकिन मॉडर्न माइंड सिंप्लिसिटी से डरता है, उसे कम्प्लेक्सिटी चाहिए, ड्रामा चाहिए, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन चाहिए। और यही ओवर स्टिम्युलेशन धीरे धीरे इमोशनल एग्जॉस्शन बन जाता है। आप नोटिस करेंगे आज लोग फिजिकली ज्यादा नहीं, मेंटली टायर्ड हैं। हर समय इंफॉर्मेशन, हर समय ओपिनियंस, हर समय प्रेशर, और हार्ट को ब्रीथ करने की जगह ही नहीं मिलती। बेथ कहती हैं कि इसलिए रिचुअल्स जरूरी हैं, छोटे माइंडफुल मोमेंट्स, वही चीजें जो इंसान को वापस ग्राउंडेड फील कराए। लेकिन मॉडर्न कल्चर उन्हें अनप्रोडक्टिव बोलकर इग्नोर कर देता है। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग उन चीजों को वैल्यू नहीं दे रहे
जो एक्चुअली उन्हें ह्यूमन बनाए रखती हैं। एक स्लो कॉन्वर्सेशन, एक साइलेंट वॉक, एक ऑनेस्ट पॉज, एक जेन्युइन कनेक्शन। क्योंकि यह चीजें मेजरेबल नहीं है, लेकिन सोल मेजरेबल चीजों से नहीं, मीनिंगफुल चीजों से हील होती है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी जिंदगी में बहुत नॉइज है और बहुत कम मीनिंग। बेथ कहती हैं कि ककोरो की जर्नी इंसान को यह सिखाती है कि पीस बाहर नहीं मिलेगी। कोई अचीवमेंट परमानेंटली आपको कंप्लीट नहीं करेगी। कोई परफेक्ट लाइफ नहीं आएगी जहां सडनली सब शांत हो जाए। पीस प्रैक्टिस, हर दिन खुद को वापस सेंटर में लाने की प्रैक्टिस, हर दिन अपने हार्ट को सुनने की प्रैक्टिस, हर दिन कॉन्शियसली चूज करने की प्रैक्टिस कि आप कैसे जीना चाहते हो। लेकिन यहां सबसे मुश्किल चीज आती है। जब इंसान फाइनली स्लो होना शुरू करता है, तब उसे अपने भीतर की लोनलीनेस दिखाई देने लगती है। वही लोनलीनेस जिसे वह इतने समय से नॉइज से कवर कर रहा था। और यही वह मोमेंट है जहां बहुत लोग फिर से भाग जाते हैं, क्योंकि लोनलीनेस को फील करना स्कैरी है। लेकिन बेथ कहती हैं कि कई बार लोनलीनेस पनिशमेंट नहीं, इन्विटेशन होती है, खुद से रिकनेक्ट होने की इन्विटेशन। और अगर इंसान उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर ले, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक नई क्लैरिटी पैदा होने लगती है। लेकिन यहीं एक और अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। अगर इंसान सच में खुद से रिकनेक्ट हो जाए, तो क्या वह फिर भी वही जिंदगी जी पाएगा जो अब तक जीता आया था? बेथ कैम्पटन कहती हैं कि जब इंसान सच में खुद से रिकनेक्ट होना शुरू करता है, तब उसकी पुरानी जिंदगी उसे अजीब लगने लगती है। वही रूटीन्स जो पहले नॉर्मल लगते थे, अब एग्जॉस्टिंग महसूस होने लगते हैं। वही कॉन्वर्सेशंस जो पहले मजेदार लगती थीं, अब हॉलो लगने लगती हैं, क्योंकि अंदर कुछ बदल रहा होता है। और सच बताऊं, यहीं से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, क्योंकि आपका हार्ट अब शांति चाहता है, लेकिन दुनिया अब भी स्पीड मांग रही होती है। यहीं बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे वीक हो रहे हैं, शायद वे एम्बिशियस नहीं रहे, शायद वे टू इमोशनल हो गए। लेकिन बेथ कहती हैं कि नहीं, पहली बार आप अवेक हो रहे हो। पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि हर चीज वर्थ चेसिंग नहीं होती। और यह रियलाइजेशन डेंजरस भी है, क्योंकि जब इंसान मीनिंगलेस दौड़ पहचान लेता है, तब उसके लिए पुरानी तरह जीना मुश्किल हो जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी शायद ऑटो पायलट पर चल रही थी। सुबह उठो, काम करो, स्ट्रेस लो, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, फिर रिपीट। और इस बीच हार्ट धीरे धीरे साइलेंट होता गया। बेथ कहती हैं कि जापानीज विजडम हमें बीइंग की तरफ वापस बुलाती है, लेकिन मॉडर्न कल्चर सिर्फ डूइंग जानती है। हर समय कुछ करना है, कुछ प्रूव करना है, कुछ अचीव करना है। और अगर आप बस क्वाइटली एग्जिस्ट कर रहे हो, तो गिल्ट आने लगता है। ये बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपने रेस्ट करना नहीं, सिर्फ कलैप्स करना सीखा है। क्योंकि असली रेस्ट तब होता है जब बॉडी ही नहीं, सोल भी सेफ फील करे। लेकिन आज बहुत लोग फिजिकली बैठ जाते हैं, फिर भी मेंटली भागते रहते हैं। माइंड कभी बंद नहीं होता। फ्यूचर की चिंता, पास्ट की रिग्रेट्स, कंपैरिजन, प्रेशर और यही कांस्टेंट इनर नॉइज इंसान को इमोशनली ड्रेन कर देता है। बेथ कहती हैं कि इसलिए ककोरो सिर्फ माइंडसेट नहीं, नर्वस सिस्टम हीलिंग भी है। धीरे धीरे बॉडी को यह महसूस कराना कि अब उसे हर समय सर्वाइव नहीं करना। लेकिन मॉडर्न दुनिया सर्वाइवल मोड को नॉर्मल बना चुकी है। अगर आप हमेशा बिजी हो, इंप्रेसिव, अगर हमेशा एग्जॉस्टेड हो, हार्डवर्किंग, अगर हर समय अवेलेबल हो, वैल्यूएबल, और इसी प्रोसेस में इंसान अपनी नेचुरल रिदम खो देता है। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आप सच में जी रहे हो या सिर्फ लगातार रिएक्ट कर रहे हो? क्योंकि रिएक्शन और कॉन्शियस लिविंग अलग चीजें हैं। रिएक्शन फियर से आता है, कॉन्शियस लिविंग अवेयरनेस से। बेथ कहती हैं कि ककोरो की जर्नी में सबसे पावरफुल चीज अवेयरनेस है। बिना जजमेंट के खुद को ऑब्जर्व करना, यह नोटिस करना कि कौन सी चीजें आपकी एनर्जी खा रही हैं, कौन से लोग आपको इमोशनली छोटा कर देते हैं, कौन से हैबिट्स आपको खुद से दूर ले जाते हैं। और यही अवेयरनेस धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। लेकिन अवेयरनेस पेनफुल भी होती है, क्योंकि एक बार जब आपको सच दिख जाए, तब इग्नोरेंस पॉसिबल नहीं रहती। फिर आप जान जाते हो कि कौन सी चीज आपको अंदर से खाली कर रही है। फिर आप महसूस करने लगते हो कि कौन सा रिलेशनशिप सिर्फ परफॉर्मेंस पर टिका है। फिर आपको दिखने लगता है कि कितनी बार आपने सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए खुद को बिट्रे किया। यह लाइन डेंजरस है। कई लोग दुनिया से नहीं, अपनी ओन डिस्कनेक्शन से सफर कर रहे हैं। और शायद पहली बार आपको समझ आने लगा है कि आपकी एग्जॉस्शन सिर्फ काम की नहीं, इमोशनल प्रिटेंडिंग की भी है। बेथ जापानीज एस्थेटिक्स की एक और खूबसूरत बात करती हैं, क्वाइट ब्यूटी, यानी ऐसी ब्यूटी जो अटेंशन डिमांड नहीं करती, लेकिन हार्ट को सॉफ्टली टच कर जाती है। लेकिन मॉडर्न दुनिया लाउडनेस की एडिक्ट हो चुकी है। लाउड सक्सेस, लाउड ओपिनियंस, लाउड एंटरटेनमेंट, और इसी नॉइज में सटल ब्यूटी इनविजिबल हो गई। अब इंसान को सनराइज ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन एंडलेस स्क्रोलिंग इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम ओवरस्टिम्युलेटेड है, और ओवरस्टिम्युलेटेड माइंड सिंप्लिसिटी अप्रिशिएट नहीं कर पाता।
बेथ कहती हैं कि इसलिए ककोरो की हीलिंग में स्लोनेस इतनी जरूरी है, क्योंकि स्लो हुए बिना इंसान सटल चीजें महसूस ही नहीं कर सकता। एक पॉज, एक ब्रेथ, एक साइलेंस, एक जेन्युइन मोमेंट, यही चीजें हार्ट को वापस अलाइव करती हैं। लेकिन मॉडर्न इंसान स्लो होने से डरता है, क्योंकि स्लो होते ही अंदर की लोनलीनेस सुनाई देने लगती है, वही एम्प्टीनेस, वही अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, वही हिडन सैडनेस, और इसलिए वह फिर डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता है। यह सुनना जरूरी है, डिस्ट्रैक्शन हमेशा एंटरटेनमेंट नहीं होता। कई बार डिस्ट्रैक्शन सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर्वाइवल मोड में इंसान फुली अलाइव नहीं रह पाता, वह सिर्फ फंक्शन करता है। बेथ कहती हैं कि ककोरो इंसान को फिर से सॉफ्टनेस, स्टिलनेस और सिंसेरिटी की तरफ बुलाता है, लेकिन यह रास्ता अकेला महसूस हो सकता है, क्योंकि दुनिया की पूरी डायरेक्शन ऑपोजिट है। दुनिया कहती है फास्टर, ककोरो कहता है स्लोअर। दुनिया कहती है हार्डर, ककोरो कहता है सॉफ्टर। दुनिया कहती है परफॉर्म, ककोरो कहता है फील। और यही इनर कॉन्फ्लिक्ट इंसान को कंफ्यूज करता है। लेकिन शायद कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपका हार्ट फाइनली सच बोलना शुरू कर चुका है। और अगर हार्ट सच बोलने लगे तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप अपनी जिंदगी को उस ट्रूथ के हिसाब से बदल सको? बेथ कैम्पटन कहती हैं कि ट्रूथ सुनना आसान है, लेकिन उसके हिसाब से जीना बहुत मुश्किल, क्योंकि जैसे ही इंसान अपने हार्ट की सच्ची आवाज सुनने लगता है, उसे एहसास होने लगता है कि उसकी जिंदगी के बहुत सारे हिस्से सिर्फ आदत पर चल रहे थे। कई रिश्ते जेन्युइन नहीं थे, सिर्फ फेमिलियरिटी थे। कई गोल्स सोल से नहीं, इनसिक्योरिटी से पैदा हुए थे। कई डिसीजंस फियर से लिए गए थे, फ्रीडम से नहीं। और सच बताऊं, यही रियलाइजेशन इंसान को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि अब वह खुद से झूठ नहीं बोल सकता। पहले वह कह देता था सब ठीक है, लेकिन अब अंदर की आवाज क्वाइटली कहती है नहीं, कुछ मिसिंग है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह पेन लाउड नहीं होता, लेकिन बहुत डीप होता है। बेथ कहती हैं कि ककोरो की जर्नी इंसान को धीरे धीरे एक्सटर्नल नॉइज से इंटरनल ट्रूथ की तरफ ले जाती है। लेकिन यह ट्रांजिशन लोनली फील हो सकता है, क्योंकि जब आप बदलना शुरू करते हो तब आपकी पुरानी दुनिया आपको समझ नहीं पाती। लोग बोलेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, इतना सेंसिटिव क्यों हो गए, इतना ओवरथिंक मत करो। लेकिन प्रॉब्लम सेंसिटिविटी नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि पहली बार आप सच में फील करना शुरू कर चुके होते हो। और मॉडर्न दुनिया फीलिंग से डरती है, क्योंकि फीलिंग आपको स्लो करती है, फीलिंग आपको क्वेश्चन करने पर मजबूर करती है, फीलिंग आपको अंदर देखने पर मजबूर करती है। और बहुत लोग पूरी जिंदगी अंदर देखने से बचते रहते हैं। बेथ कहती हैं कि इसलिए ककोरो करेज मांगता है, वह क्वाइट करेज जो बाहर से ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन अंदर पूरी जिंदगी बदल देता है। अपने लिए बाउंड्रीज बनाना, रेस्ट को गिल्ट के बिना एक्सेप्ट करना, ऐसे रिलेशनशिप्स छोड़ना जो सोल को ड्रेन करते हों, अपने बॉडी की आवाज सुनना, अपने इमोशंस को इग्नोर न करना। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही इनर रेवोल्यूशन होती हैं। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को डिसअपॉइंट न करने में बिताई और इसी प्रोसेस में खुद को डिसअपॉइंट कर दिया। अब ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने हां बोला जबकि अंदर से ना था? कितनी बार आपने अपनी एग्जॉस्शन इग्नोर की? कितनी बार आपने खुद को सिर्फ इसलिए पुश किया क्योंकि रुकने पर गिल्ट होता था? यही साइलेंट सेल्फ बिट्रेयल इंसान को धीरे धीरे इमोशनली एम्प्टी कर देता है। बेथ कहती हैं कि ककोरो हमें फिर से सेल्फ ट्रस्ट सिखाता है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ ने इंसान को अपनी इंट्यूशन से काट दिया है। अब लोग हर आंसर बाहर ढूंढते हैं, इंटरनेट से, एक्सपर्ट से, सोशल मीडिया से, लेकिन हार्ट की आवाज धीरे बोलती है और लाउड दुनिया में उसे सुनना मुश्किल हो गया है। यही रीजन है कि स्टिलनेस इतनी जरूरी है। स्टिलनेस में क्लैरिटी आती है, स्टिलनेस में ट्रूथ सरफेस होता है, स्टिलनेस में इंसान नोटिस करता है कि उसका सोल एक्चुअली किस चीज के लिए थर्स्टी है। लेकिन शुरुआत में स्टिलनेस अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, वहां परफॉर्मेंस नहीं होती, वहां सिर्फ आप होते हो। और शायद पहली बार आपको अपने अंदर की लोनलीनेस क्लियरली दिखाई देने लगती है। बेथ कहती हैं कि लोनलीनेस हमेशा एब्सेंस ऑफ पीपल नहीं होती, कई बार लोनलीनेस एब्सेंस ऑफ सेल्फ होती है। यानी इंसान खुद से इतना दूर हो चुका होता है कि उसे हर समय कोई एक्सटर्नल नॉइज चाहिए ताकि वह अपने भीतर की एम्प्टीनेस फील न करे। यह सुनना थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन शायद आपकी सबसे बड़ी क्रेविंग अटेंशन नहीं, कनेक्शन है, रियल कनेक्शन, जहां आपको परफॉर्म न करना पड़े, जहां आपको मास्क न पहनना पड़े, जहां आप सिंपली एग्जिस्ट कर सको। बेथ जापानीज कल्चर में ओमोयारी की बात करती हैं, यानी दूसरों की फीलिंग्स के प्रति जेंटल अवेयरनेस। लेकिन वह कहती हैं कि इंसान दूसरों के लिए कंपैशनेट तभी बन सकता है जब वह खुद के साथ भी जेंटल हो, और यही आज मिसिंग है। लोग खुद से बहुत कठोर हैं, हर छोटी मिस्टेक पर सेल्फ हेट, हर पॉज पर गिल्ट, हर वीकनेस पर शेम। धीरे धीरे इनर वॉइस इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि इंसान को खुद के साथ रहना भारी लगने लगता है और फिर वह डिस्ट्रैक्शन में भागता है।
क्योंकि साइलेंस में वही हार्श वॉइस सबसे लाउड सुनाई देती है। बेथ कहती हैं कि हीलिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं, हीलिंग का मतलब है खुद के साथ युद्ध खत्म करना। यह लाइन डेंजरस है। अगर आपका सबसे बड़ा एनिमी आपका ओन माइंड बन जाए तो कोई बाहरी सक्सेस आपको पीसफुल नहीं कर सकती। और शायद यही आज करोड़ों लोगों की हिडन सफरिंग है। बाहर सब ठीक, अंदर कांस्टेंट टेंशन, लेकिन ककोरो धीरे धीरे इंसान को सॉफ्टनेस की तरफ लौटाता है। वह सिखाता है कि लाइफ कोई रेस नहीं, रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप मोमेंट्स के साथ, नेचर के साथ, लोगों के साथ और सबसे ज्यादा खुद के साथ। बेथ कहती हैं कि जब इंसान फाइनली खुद को परमिशन देता है सिंपली ह्यूमन होने की, तब उसके अंदर एक क्वाइट रिलीफ पैदा होता है। अब उसे हर समय प्रूव नहीं करना, हर समय परफॉर्म नहीं करना, हर समय परफेक्ट नहीं दिखना। और पहली बार शायद वह थोड़ा ब्रीथ कर पाता है। लेकिन यहीं एक आखिरी अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। अगर इंसान सच में अपने ककोरो के साथ जीना शुरू कर दे तो क्या वह फिर भी उसी दुनिया का हिस्सा रह पाएगा जो लगातार उसे खुद से दूर खींच रही है? बेथ केम्पटन आखिर में एक बहुत शांत लेकिन बेहद गहरी बात कहती हैं। वह कहती हैं कि दुनिया शायद कभी स्लो नहीं होगी, नॉइज खत्म नहीं होगा, प्रेशर रुकने वाला नहीं, लोग कंपेयर करते रहेंगे, स्क्रीन्स आपका अटेंशन खींचती रहेंगी और जिंदगी हमेशा थोड़ी मैसी रहेगी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि दुनिया बदलेगी या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप इस सब के बीच अपना ककोरो बचा पाएंगे? और सच बताऊं, यही पूरी किताब का हार्थ है। क्योंकि ककोरो कोई परफेक्ट लाइफस्टाइल नहीं, कोई एस्थेटिक रूटीन नहीं, कोई हैप्पी लाइफ फॉर्मूलर नहीं। ककोरो एक चॉइस है, हर दिन की छोटी चॉइस, थोड़ा धीरे चलने की, थोड़ा ऑनेस्टली फील करने की, थोड़ा कम परफॉर्म करने की, थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट रहने की। बेथ कहती हैं कि हीलिंग हमेशा लाउड नहीं होती। कई बार हीलिंग बस इतनी होती है कि इंसान पहली बार खुद के खिलाफ जीना बंद कर देता है। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया से नहीं टूटे, वे खुद से डिस्कनेक्ट होकर टूटे। उन्होंने अपने बॉडी की आवाज इग्नोर की, अपने इमोशंस दबाए, अपने हार्ट को लगातार साइलेंस कराया और धीरे धीरे अंदर एक एम्प्टीनेस पैदा हो गई जिसे कोई अचीवमेंट भर नहीं पाई। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह रियलाइजेशन बहुत पर्सनल हो जाता है। शायद आप इतने समय से बेटर लाइफ ढूंढ रहे थे जबकि आपको डीपर लाइफ चाहिए थी। बेथ कहती हैं कि जापानीज विजडम हमें यह नहीं सिखाती कि पेन अवॉइड कैसे करें, वह सिखाती है कि पेन के साथ भी ब्यूटी महसूस कैसे करें, कैसे सैडनेस के बीच भी सॉफ्टनेस बची रह सकती है, कैसे इम्परमानेंस के बावजूद ग्रेटिट्यूड पॉसिबल है। और यही मॉडर्न दुनिया भूल चुकी है। आज इंसान हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, हर फीलिंग फिक्स करना चाहता है, हर डिस्कंफर्ट हटाना चाहता है। लेकिन लाइफ कोई मशीन नहीं, वह सीजन्स की तरह है। कुछ दिन ब्राइट होंगे, कुछ हैवी, कुछ कंफ्यूजिंग, कुछ पीसफुल। और शायद हीलिंग का मतलब यही है, हर सीजन के साथ फाइट करना बंद कर देना। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन कई बार आपकी सफरिंग सिचुएशन से कम रेसिस्टेंस से ज्यादा होती है। आप सैडनेस नहीं चाहते, लोनलीनेस नहीं चाहते, चेंज नहीं चाहते, और जितना फाइट करते हो उतना इंटरनली एग्जॉस्टेड होते जाते हो। बेथ कहती हैं कि ककोरो एक्सेप्टेंस सिखाता है, हार मानना नहीं, लाइफ के फ्लो के साथ कोऑपरेट करना। यह समझना कि हर चीज टेम्पररी है, हर मोमेंट फ्रैजिल है, और शायद इसी फ्रैजिलिटी में उसकी ब्यूटी है। अब ईमानदारी से सोचिए, अगर आपको पता हो कि यह मोमेंट दोबारा कभी एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, तो क्या आप इसे अलग तरह से फील करोगे? यही जापानीज अवेयरनेस जिंदगी को दीपा बना देती है। एक कप चाय सिर्फ चाय नहीं रहता, एक वॉक सिर्फ वॉक नहीं रहती, एक कॉन्वर्सेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं रहती। हर चीज में प्रेजेंस आ जाती है, और प्रेजेंस ही शायद आज की सबसे रेयर चीज है। क्योंकि मॉडर्न इंसान हर समय कहीं और है, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की रिग्रेट, फोन की डिस्ट्रैक्शन, लेकिन लाइफ सिर्फ अभी में हो रही है। बेथ बार बार इंसान को वापस इसी अभी में लाती हैं। वह कहती हैं कि पीस फ्यूचर अचीवमेंट नहीं, प्रेजेंट प्रैक्टिस है। और यही लाइन पूरी किताब का सोल बन जाती है। क्योंकि शायद आप इतने समय से उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब सब परफेक्ट हो जाएगा, फिर आप फाइनली पीसफुल फील करोगे। लेकिन वह दिन शायद कभी नहीं आएगा। लाइफ हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी, कुछ न कुछ मिसिंग रहेगा, कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, और फिर भी ब्यूटी पॉसिबल है। यही ककोरो है, इनकम्प्लीट लाइफ के बीच भी ओपन हार्ट के साथ जीना। लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, क्योंकि ओपन हार्ट हर्ट भी होता है, डीपली फील भी करता है, लॉस भी महसूस करता है, लेकिन वही हार्ट वंडर भी फील करता है, कनेक्शन भी, ग्रेटिट्यूड भी। और शायद नम होकर जीने से बेटर है पूरी तरह अलाइव होकर जीना। बेथ आखिर में एक क्वाइट ट्रूथ छोड़ती हैं, आपको अपनी जिंदगी रेडिकली बदलने की जरूरत नहीं, आपको अपनी प्रेजेंस बदलने की जरूरत है। यानी वही सुबह, वही लोग, वही दुनिया, लेकिन देखने का तरीका बदल जाए, स्लो होकर, ध्यान से, सॉफ्टनेस के साथ,
और शायद तभी इंसान रियलाइज करता है कि उसे हमेशा किसी नई जिंदगी की जरूरत नहीं थी, उसे अपनी एग्जिस्टिंग जिंदगी में वापस लौटने की जरूरत थी, अपने ककोरों में वापस, उस जगह जहां वह सिर्फ प्रोडक्टिव मशीन नहीं, एक लिविंग, फीलिंग, ब्रीदिंग इंसान है। और सच यही है, ककोरो सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक धीमी आवाज है जो इस शोर भरी दुनिया में आपको वापस खुद तक बुलाती रहती है।